बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशिर अहमद। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन शुरू किए हुए थे। तो पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं और अगले 5 आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं जी 12वें चैप्टर का 5वां शॉर्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। आप लोग अपने नोट्स या बुक्स जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसको आगे रख लें अपने। तो 5वां शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। तो बच्चे वो कहता है जी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ऐसा क्यों है। तो बेटा ज़रा नोट करें, मैंने इसकी वजह लिखी है, ये इसका आंसर है। हमें पता है जब हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ के आए हैं ना कि 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ये तो हमें पता है। अब बुक वाला पूछता है कि क्यों नहीं करती, उसका आंसर ज़रा नोट करें जी। ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है। इफ़ द लाइंस क्रॉस देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मुराद है, इंटरसेक्शन कहते हैं कता करना, यानी कि एक दूसरे को काटना। बात समझ रहे हैं? पहली बात समझे ना, पहली बात तो ये है कि ये टॉपिक आपने पहले पढ़ा ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, उसमें हमने देखा कि 2 लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। पहली बात तो ये, बुक वाला कहता है अगर कर जाएं तो फिर क्या होगा, तो उसी का आंसर है इफ़ द लाइंस क्रॉस, अगर लाइनें क्रॉस कर जाएं तो फिर जिस नुक्ते पे वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उस पॉइंट पे ई विल हैव मोर देन वन डायरेक्शन। तो जिस पॉइंट पे वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी ना, एक दूसरे को काटेंगी, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज़्यादा डायरेक्शनें हो जाएंगी, विच इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन आप नहीं बना सकते, एक पॉइंट पे 2 डायरेक्शन नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर अब ये एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज से ये लाइनें आउटवर्ड निकल रही हैं, तो ये ज़रा गौर करें आप। तो ऐसा है ना, पॉजिटिव चार्ज से लाइनें कैसी हैं, आउटवर्ड। अब ये देखिए ये लाइन है ना, इसका अपना ही पाथ है, यानी कि वो सीधी जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये लाइन इसको क्रॉस कर जाए। तो अब देखें ना, इफ़ द, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, यानी कि ऐसा गलत है, एक दूसरे को लाइनें क्रॉस नहीं करती, जो लाइन है वो सीधी जाती है। तो वो यही कह रहा है ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन, वो उसकी एक ही डायरेक्शन होगी। अगर ये लाइनें क्रॉस करती हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये 2 लाइनें हैं ना। तो अब देखें, इफ़ द लाइन क्रॉस, अगर वो क्रॉस कर जाएं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब जरा देखें, एक डायरेक्शन आप टेंजेंट ड्रा करेंगे आपको इधर को मिलेगी, और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो आपको ये डायरेक्शन इधर को मिलेगी। तो अब जरा गौर करें ना, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शनें आ गई, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ये मैं लाइन लगा देता हूँ, एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शनें, बेटा ऐसा गलत है। तो पता चला एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शनें पॉसिबल नहीं है। जब एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, पता चला ये लाइनें एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करती। तो बेटा आप पॉज करके इसका आंसर नोट कर लें, ठीक है जी। बेटा छठा शॉर्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। इफ़, मैं सवाल पढ़ रहा हूं तो आप लोग अपनी बुक को आगे रख लें। इफ़ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मैस एम इज रिलीज्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड with field lines pointing in the same direction will it make a rectilinear motion। तो अब जरा इसको समझते हैं जी, पहले सवाल को समझने, जवाब फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ। इफ़ अ पॉइंट चार्ज क्यू, बच्चे ज़रा देखें, ये एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देते हैं। तो ज़रा गौर करें, प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव की वजह से लाइंस कैसी होंगी, आउटवर्ड। पहले ज़रा सवाल समझ लें, फिर जवाब आपको खुद ही समझ आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले टॉपिक में मैंने सारा आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। पॉजिटिव की वजह से लाइनें कैसी होंगी, आउटवर्ड, ठीक है बच्चे, पॉजिटिव की वजह से लाइनें कैसी होंगी, आउटवर्ड। अब ज़रा गौर करें, सवाल दोबारा पढ़ें। इफ़ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मैस एम
बच्चे इधर ना हम एक पॉइंट चार्ज क्यू रख देते हैं, ये पॉइंट चार्ज क्यू है, दिस इज पॉइंट चार्ज क्यू। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको वाज़ह नज़र आ जाए। ये पॉइंट चार्ज क्यू है। अब वो बुक वाला इसकी बात कर रहा है जिसका मैस m है। इफ़ अ पॉइंट चार्ज क्यू ऑफ मैस m, यानी कि इसका कोई मैस है 0.2 ग्राम या 2 ग्राम, जितना भी इसका मैस है, अगर ये चार्ज क्यू जिसका मैस m है, आगे क्या कहता है जी, इज रिलीज। बच्चे अंडरलाइन करने इस लफ्ज़ को, सवाल पढ़ रहा हूँ मैं छठा। रिलीज का मतलब है छोड़ना। अगर हम इसको छोड़ दें, कहाँ पे छोड़ दें, इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे ये देखें, जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रहा है ना, ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं, ज़रा देखें, ये देखें, ये पॉइंटर है ना, आप इसको एक एरिया मान लें, यानी कि इस पॉइंटर को आप क्या मान लें कि ये मेरे पास एक फ्लैट एरिया है, इसको आप एरिया मान लें। मैं पॉइंटर इधर रखता हूँ तो इसमें कितनी लाइनें गुजर रही हैं पॉइंटर में से, 3, यानी कि इस एरिया में से 3 लाइनें गुजर रही हैं। मैं इसको दूर लेके जाता हूँ तो इसको इसमें से अब कितनी गुजर रही हैं, 2, यानी कि देखें ना। अब ज़रा नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ लें। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ एक जैसी ना हो, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। बच्चे ये जो आपके सामने डायग्राम बनी है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो कैसे, मैंने कहा कि कोई भी एक प्लेन एरिया लें, आप इसको इधर रखें, जितनी उस एरिया में से लाइनें गुजर रही हैं वो उसका फ्लक्स है, 3 लाइनें गुजर रही हैं। आप इसको दूर ले जाएं, कितनी लाइनें होगी, 2, और दूर ले जाएं तो ये भी लाइन निकल गई। अब एक लाइन गुजर रही है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो पता चला किसी जगह पे 3, किसी जगह पे 2, किसी जगह पे 1। डिस्टेंस बढ़ाने से यानी कि वो वीक होता जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वीक। इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गई आपको। अच्छा, अगर एक चार्ज क्यू जिसका मैस m है इज रिलीज, उसको हम छोड़ दें किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ आ गया ना, यानी कि इधर 2 लाइनें पास कर रही हैं और दूर चल जाएंगे, 1 हो जाएगी, तो पता चला ये नॉन यूनिफॉर्म है। विद फील्ड लाइंस पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, इन लाइनों की डायरेक्शन कैसे हो, सेम। अब उसने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, हमने पॉजिटिव ले लिया। अब बच्चे इधर सेम डायरेक्शन को आप लोग अंडरलाइन करेंगे। बच्चे सवाल करते हैं सर सेम डायरेक्शन तो नहीं है। बच्चा समझता है कि ये ईस्ट, यानी कि देखे ना, ये ईस्ट आ गया, ये वेस्ट, ठीक है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ। बच्चा कहता है सर ये एक ईस्ट की तरफ जा रही है, एक वेस्ट, एक नॉर्थ, एक साउथ। आप तो गलत बता रहे हैं। बच्चे मैं गलत नहीं बता रहा, आप समझ गलत रहे हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये 4 डायरेक्शनें हैं। बच्चे इसका मतलब है कि लाइनों की डायरेक्शन सब की आउटवर्ड है। सेम डायरेक्शन यानी कि आपने इसको ये नहीं समझ जाना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आप गलत समझ रहे हैं। इधर सेम डायरेक्शन का मतलब है कि सब लाइनों की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। यानी कि सेम डायरेक्शन के आप साथ लिख लें, सेम डायरेक्शन के साथ बच्चे आप लिख लें रेडियली आउटवर्ड। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, रेडियली आउटवर्ड। अब ये सेम डायरेक्शन का मतलब आपको समझ आया कि सेम डायरेक्शन का मतलब है रेडियली आउटवर्ड, के सब की आउटवर्ड है, सारी लाइनें बाहर को निकल रही हैं। -q चार्ज होता तो सारी अंदर को। तो रेडियली आउटवर्ड का मतलब है कि सब की डायरेक्शन आउटवर्ड है। वो इस सेंस में बुक वाला सेम डायरेक्शन कह रहा है, आप ईस्ट वेस्ट में ना समझ जाइएगा, सही है। तो सेम डायरेक्शन आंसर में भी जब आप लिखेंगे ना सेम डायरेक्शन, तो रेडियली आउटवर्ड ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। अच्छा, विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन, क्या ये चार्ज क्यू एक रेक्टिलिनियर मोशन पैदा करेगा। अब बच्चे पहले तो रेक्टिलिनियर का मतलब समझे, रेक्टिलिनियर, अब ये 2 लफ्जों का कॉम्बिनेशन है। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या है बेटा, जरा गौर करें। ये जो रेक्टी का लफ्ज है ना, रेक्टी, ये राइट से निकला है। राइट का मतलब क्या है, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। रेक्टिलिनियर का मतलब सीधा, यानी कि ये जो 4, अब ये देखें इसका मतलब फिर क्या बन गया रेक्टिलिनियर का, यानी कि वो जाए तो वो सीधा, लेकिन वो 90 डिग्री का एंगल बनाए किसके साथ। अब जरा देखें, अगर ये चार्ज क्यू को मैं इधर रखूंगा इस फील्ड लाइन के अंदर, तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो रिपेल करेगा तो ये चार्ज जाएगा तो सीधा, तो इसका आंसर आएगा यस,
इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। बेटा जाएगा तो ये सीधा, लेकिन ये चार्ज क्यू जिस पाथ, सीधा पाथ जिस रास्ते पे जा रहा है लीनियर, वो चार्ज की जो सरफेस है ना इसके साथ एंगल 90 डिग्री है। तो दिस मोशन इज कॉल्ड रेक्टी, यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल है। वो जो फील्ड लाइन है ना उसकी जो सरफेस है, उस चार्ज की जो सरफेस है, देखना अगर वो इधर जाएगा तो एंगल बनना फिर भी 90 डिग्री है, अगर वो इधर जाएगा एंगल बनना फिर भी 90 डिग्री। यानी कि इस चार्ज को आप इधर रख दें, इधर रख दें, इधर रख दें, वो हर जगह पे चार्ज की सरफेस के साथ एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो डेट इज वाई इसको हमने लीनियर नहीं कहा, रेक्टिलिनियर कहा है। रेक्टी का मतलब आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूं आपको सवाल भी समझ आ गया होगा। अब जवाब इसको कैसे लिखना है मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं। तो आप शुरू में क्या लिखेंगे, यस इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन, और उसकी रीजन मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं। तो ये आपने चीजें नोट कर लेनी है। रेक्टी का मतलब राइट, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल, ये चार्ज क्यू जिस पाथ पे जा रहा है वो पाथ चार्ज की सरफेस के ऊपर, सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाता है। लीनियर कहते हैं सीधा। तो अब इसका आंसर मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं। तो जी बच्चे, जैसा कि मैंने आपको सवाल भी समझा दिया और उसका आंसर भी समझा दिया, ठीक है। तो अब मैंने आंसर ये लिख भी दिया, आप लोग पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा पढ़ें जी, यस इट विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन, इसका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया। अगर इफ अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये वही सवाल वाली लाइन आ गई। अगर हम उस चार्ज को रखें, इट मूव्स अलोंग द फील्ड लाइन, जिधर को लाइन होगी वो भी उधर को ही जाएगा। इन द प्रेजेंट केस, हमारे जो केस जो हमने लिया था पॉजिटिव चार्ज, द फील्ड लाइंस आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। बच्चे ये सेम डायरेक्शन के साथ ब्रैकेट में रेडियली आउटवर्ड दिखना जरूरी है। तो अब ये आप लोग आंसर बिल्कुल में हमने पहले समझा दिया था। सेम डायरेक्शन का मतलब आप समझ गए थे ना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला चक्कर नहीं है। सेम डायरेक्शन का मतलब है कि लाइनों की डायरेक्शन सबकी सेम है, मतलब या तो वो आउटवर्ड है, अगर माइनस क्यू चार्ज होगा तो इनवर्ड है। तो ये इसका आंसर भी आप लोग नोट कर लें। तो जी बेटा, 7वां शॉर्ट क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं जी। इज ई नेसेसरली जीरो इन साइड अ चार्ज रबर बैलून। तो ये मैंने आपके सामने एक बैलून बना दिया है। अब गुब्बारा तो आप सब बच्चों ने देखा हुआ है ना, तो ये बैलून है बच्चे, 3D पैटर्न में होता है ना। ये आपको नज़र तो ऐसे आ रहा है जिस तरह एक सर्कल है, ऐसा नहीं है, ये एक गोल गुब्बारे की तरह पे है, ठीक है। तो वो कहता है इज ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरली, ज़रूरी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वाकई ही इनसाइड, अंदर, इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून, यानी कि उस रबर बैलून को हमने चार्ज किया हुआ है, ठीक है, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। आगे क्या कहता है जी, जरा सवाल पढ़ें। अज्यूम डैट, फर्ज करें, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। बच्चे ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने वाला कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम कर दिया है, कैसे तकसीम किया है, यूनिफॉर्मली, एक जैसा, मतलब पूरे बैलून के ऊपर आपने एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। नॉन यूनिफॉर्म ना हो कि यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, ऐसा नहीं है। पूरे बैलून के ऊपर ओवर द सरफेस, यानी कि उसकी सरफेस के ऊपर, पूरे बैलून के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। तो आपको सवाल समझ आया। ये बेटा सेम एज इट इज गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं ना, तो आप यूट्यूब पे मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पर गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो मैंने उधर बड़ी डिटेल में समझाया है। इधर मैं शॉर्ट क्वेश्चन है तो टू द पॉइंट रहकर बात करता हूँ। तो गॉसेस लॉ की ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है बेटा। तो उधर हमने एक एक बात बताई हुई है, आप उधर जाके लॉन्ग के तौर पर भी तैयार कर सकते हैं। आता वैसे ये शॉर्ट ही है, अगर ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं। तो अगर गुब्बारे के अंदर बताएं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जी हाँ बच्चे, मैंने आपको 4 स्टेप बताए हुए हैं। स्टेप 1 क्या है जी, गॉसियन सरफेस। ये जो ये बैलून है, बैलून के सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का फासला रेडियस r। अब अंदर हमने फाइंड आउट करनी है, इन साइड उसने सवाल में कहा भी है। तो जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है उसके इर्द गिर्द आप एक सरफेस बना लें, जिसको मैं गॉसियन सरफेस का नाम देता हूं। अब ये भी एक बैलून टाइप है।
आप याद रखिएगा गॉसियन सरफेस एक 3D सरफेस होती है बच्चे, इसकी ना लेक्चर की पूरी डिटेल हम पीछे आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या जी, गॉसियन सरफेस आपने ले लेनी है। गॉसियन सरफेस ऐसी लेनी है कि उस गॉसियन सरफेस का रेडियस कम हो, r प्राइम इज लेस देन r, उस बैलून के रेडियस से, ठीक है। स्टेप 2 क्या जी, Q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0। अब बच्चा इधर परेशान है, सर चार्ज 0 कैसे है, ये तो सारा चार्ज ही तो नजर आ रहा है। बेटा उसने कहा अंदर फाइंड आउट करनी है, बैलून के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इनक्लोज का लफ्ज लिखना जरूरी है। Q के साथ इनक्लोज्ड मतलब उसके अंदर, Q के साथ क्या लिखना है, इनक्लोज, उसके अंदर चार्ज 0 है। स्टेप 3 क्या जी, फ्लक्स बाय फार्मूला फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। स्टेप 4 क्या है, गॉसिस लॉ अप्लाई कर दें। गॉसिस लॉ क्या पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई चार्ज इनक्लोज्ड, ये गॉसिस लॉ हमने पढ़ रखा है। अब स्टेप 2 और स्टेप 3 का जो आंसर है वो स्टेप 4 में पुट कर दें। स्टेप 2 का आंसर क्या है, Q की वैल्यू 0 इधर पुट कर दें। स्टेप 3 का आंसर क्या है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब 0 से ज़रब दें, तकसीम करें, आंसर 0, ई डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब ये डॉट या स्केलर प्रोडक्ट है, इसका मतलब है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या एरिया 0। किसी भी चीज़ का जो एग्जिस्ट करती है उसका एरिया तो 0 नहीं हो सकता, तो मैंने इधर लिखा वेक्टर एरिया इज नॉट इक्वल टू 0। सो फिर अगर ये 0 नहीं है तो फिर यही 0 होगी ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। अगर E के ऊपर एरो डालेंगे तो 0 के ऊपर भी एरो आएगा। नल वेक्टर हमने पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर में, तो नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 0 है। तो जी हाँ जी, इसका आंसर मिल गया। आप लिखेंगे यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून। ये डायग्राम बना देनी है और ये आपने पॉज करके आंसर भी नोट कर लेना है। अगर आप इसकी मजीद डिटेल देखना चाहते हैं तो गॉसिस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जी बेटा 8वां शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं जी। इज इट ट्रू, अच्छा मैं इससे पहले आपको बता दूं, जो 8वां शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो सिंपल, अगर मैं आपको 2 लफ्ज़ों में बताऊं तो ये गॉसिस लॉ की डेफिनेशन है। शॉर्ट क्वेश्चन तो बड़ा है, बच्चा परेशान हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा है, परेशान नहीं हो जाना, ये सिर्फ और सिर्फ गॉसिस लॉ की डेफिनेशन है। वो उसने डेफिनेशन को ना लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, तो परेशान नहीं होना। इज इट ट्रू, क्या ये बात ठीक है, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ 8वां। गॉसिस लॉ स्टेट दैट, बुक वाला कहता है क्या ये बात ठीक है। गॉसिस लॉ बयान करता है कि क्या बयान करता है। अब ये देखें, मैंने ना सवाल को कुछ इस तरह लिखा है जानबूझ के, आप लोग नोट करें, ताकि बड़ा सवाल देखकर बच्चा वैसे ही परेशान होता है। अब गॉसिस लॉ क्या बयान करता है जी, पढ़ें। द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस। अब ये इतनी बड़ी लाइन पढ़ के बच्चा कहता है पता नहीं ये क्या चीज़ है। सर ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बच्चे सिंपली फॉर्म में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, दिस इज इक्वल टू फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या था हमने पढ़ा है ना, व्हाट इज फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, किसी खास एरिया में से जितनी लाइनें गुजरती हैं वो उसका फ्लक्स है। तो वो यही कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस, वो जो बाहर को लाइनें निकलती हैं ना, जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, वो 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इज प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, डायरेक्टली। अब बच्चा कहते हैं सर लिखा तो नहीं है, जब ना लिखा हो तो डायरेक्टली है, इनवर्सली के साथ इनवर्स लिखना जरूरी है, लेकिन इज प्रोपोर्शनल का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि जो लाइनें है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जरा पढ़ें जी आगे सवाल, मैंने आगे लिखा भी है। इज प्रोपोर्शनल टू नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड विद इन सरफेस। तो गॉसिस लॉ अगर आपने समझा, इस पे मैंने पूरा लेक्चर दिया भी हुआ, आप देख भी सकते हैं गॉसिस लॉ के कि चार्ज को किससे, क्यू से, क्यू इनक्लोज्ड। तो बच्चे अगर आप गौर करें, ये खुला जानबूझ के लिखा है, तो यही तो गॉसिस लॉ है। तो ये सवाल है, तो आपने नोट करना है कि ये जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस है ना, किसी एरिया में से गुजरती है, वो उसका फ्लक्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज इनक्लोज्ड के। अब जरा गौर करें कि अब इसके आंसर में आप तो एक तो ये लिख देंगे, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप बच्चे, जरा गौर करें।
कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, गॉसेस लॉ क्या कहता है, 1/ε नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज इनक्लोज्ड। ये गॉसेस लॉ हमने पढ़ा है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज विद इन सरफेस। अब 1 भी कांस्टेंट, अब साइलेंट नोड भी कांस्टेंट, अब ये कांस्टेंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय चार्ज इनक्लोज्ड। तो बेटा ये जरा याद करें, इक्वल और कांस्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज्ड। तो ये बात आपने आंसर में लिख देनी है। तो ये बात आपको समझ आई। तो ये आप लोग नोट कर लें बच्चे कि पता ये चला कि इसका मतलब क्या है। अब जरा समझें, चार्ज जितना बड़ा होगा ना, यानी कि अगर 2 कूलम का चार्ज है तो लाइनें निकल रही हैं 4, मैं फर्जी बता रहा हूँ। अगर चार्ज है 5 कूलम का, लाइनें निकल रही हैं 10। अगर चार्ज है 10 कूलम, लाइनें निकल रही हैं 20। मतलब इसका यह है कि जितना चार्ज बड़ा होता जाएगा ना, उतनी उसमें से लाइनें भी ज़्यादा निकलेंगी, उतना उसका फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो ये सवाल को मैंने इस तरह लिखा। फिर आपने रीजन के अंदर, ये रीजन के अंदर बच्चे आपने इस तरह लिखना है, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। ये लिख के गॉसेस लॉ की इक्वेशन, ये कांस्टेंट है, इक्वल कांस्टेंट मिलके प्रोपोर्शनैलिटी। तो फ्लक्स और चार्ज आपस में क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो समझ आ गया बच्चे, आप इसको पॉज करके नोट कर लें। तो जी बेटा आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूं। डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो बेटा आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, इधर इलेक्ट्रॉन का जिक्र ही क्यों है बेटा, याद रखिएगा, ये पेंसिल है, अगर इसको मैं छोड़ता हूँ ये किधर को जाएगी, ऊपर से नीचे, हाई से लो। एक गुब्बारा है, मिसाल के तौर पर ये एक बैलून है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी तो एयर है ना, और बाहर भी एयर है। अब गुब्बारे के अंदर जब हम इस गुब्बारे को खोलते हैं तो हवा बाहर को निकलती है। क्यों? क्योंकि गुब्बारे के अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर, और बाहर हवा का प्रेशर क्या है, लो प्रेशर। तो बेटा याद रखिएगा, अगर मैं इस पेंसिल को छोड़ूं, पॉइंटर को छोड़ूं, तो ये हाई से लो की तरफ जाता है। गुब्बारे को छोड़ूं तो इसकी हवा भी जो गुब्बारे के अंदर है, गुब्बारे के अंदर हवा का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर हवा का प्रेशर कम है। तो ये हाई से लो की, ऐसा कभी हुआ है कि जब हम इस गुब्बारे का मुंह खोलें तो ये बाहर से अंदर हवा जा रही हो, ऐसा नहीं है। तो पता चला कायनात के अंदर जितनी भी ज़्यादातर चीज़ें हैं वो हाई से लो की तरफ जाती हैं। तो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का जिक्र उसने इसलिए किया है कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर थोड़ा सा अलग है। कैसे? ज़्यादातर चीज़ें हाई से लो की तरफ जाती हैं। इलेक्ट्रॉन वो वाहिद पार्टिकल है जो लो से हाई की तरफ जाता है। अब वो कैसे है तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, आंसर आपने कैसे लिखना है। तो शुरू में तो आपने लिखना है कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो बेटा देखिए, इधर मैं एक पॉजिटिव प्लेट बनाता हूँ और इधर नेगेटिव। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये कौन सी प्लेट है, नेगेटिव। तो बेटा याद रखिएगा, पॉजिटिव हमेशा हाई पोटेंशियल होता है, जिसको हम मानकर चलते हैं ना। पॉजिटिव हमेशा कौन सा पोटेंशियल है, हाई, और नेगेटिव हमेशा कौन सा पोटेंशियल है जी, लो पोटेंशियल। ये बात आपने याद रखनी है। पॉजिटिव हमेशा हाई, नेगेटिव हमेशा लो, ये दो प्लेट्स हैं। अब इन दोनों प्लेटों के दरमियान में क्या रख देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन। उसने इलेक्ट्रॉन का है ना। अब नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल, नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन, पता चला इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर आपने कैसे लिखना समझ आ गई ना। शुरू में आपने लिखना है इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, सो इट विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये लो पोटेंशियल, या ब्रैकेट में आप लिख दें कि ये इट विल मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। किसी किताबों में ये भी लिखा है नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। अब नेगेटिव एंड के साथ आपने ब्रैकेट में लिखना है लो पोटेंशियल, पॉजिटिव एंड के साथ आपने ब्रैकेट में लिखना है हाई पोटेंशियल। तो ज्यादातर चीजें कैसी जाती हैं, हाई से लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो पार्टिकल है जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो ठीक है बेटा।
तो इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप लोग नोट कर लें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मेहनत करते रहें, दिल लगा के पढ़ते रहें। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे जी। अल्लाह हाफिज़।